नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में इन दिनों एक तरफ अवैध खनन को लेकर सत्ता पक्ष के भीतर से ही आवाजें उठ रही हैं, तो दूसरी तरफ खनन से जुड़े हादसे और प्रशासन की कार्रवाई भी चर्चा में है। हल्द्वानी में एक निजी अस्पताल का भव्य उद्घाटन होता है, जबकि वहीं पास में ही एक बड़ा सरकारी अस्पताल अपनी समस्याओं से जूझता नजर आता है। प्रति व्यक्ति कमाई पर भी अलग ही तर्क है। सरकार कहती है कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, गरीबी घटी है और राजस्व रिकॉर्ड स्तर पर है। लेकिन क्या ये आंकड़े जमीनी सच्चाई भी बयां करते हैं या फिर कागजी सिकंदर ही हैं? खैर, इन सबके बीच मार्च का जालिम महीना भी इन दिनों आग बरसाना शुरू कर चुका है। कहते हैं उत्तराखंड में ये महीना यहाँ के मुख्यमंत्रियों के लिए बड़ा भारी और दिलचस्प संजोग लेकर आता है। यकीनन आप भी जानेंगे तो हैरान होने से अपने आप को रोक नहीं सकेंगे। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मार्च के दिलचस्प संजोग तक पहुंचे उससे पहले अवैध खनन के खेल से थोड़ा रूबरू करवाए चलते हैं, जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति को दो भागों में विभाजित करके रख दिया है। इसके विरोध में सबसे पहले आवाज उठाई भाजपा सांसद ने। हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में हो रहे अवैध खनन को लेकर देश के सर्वोच्च सदन में जब बोलना शुरू किया तो पूरे प्रदेश में ये चर्चा का विषय बन गया। हरिद्वार में चल रहे अवैध खनन पर बेखौफ बोलते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनके इस बयान के बाद प्रशासन तुरंत बचाव की मुद्रा में आ गया। अधिकारियों ने कहा कि उत्तराखंड में खनन पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के तहत हो रहा है, जिससे राज्य सरकार को रिकॉर्ड राजस्व की प्राप्ति हो रही है। सरकार के समर्थन में बार बार यही आंकड़े सामने रखे गए। खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कहा कि कहीं अवैध खनन नहीं हो रहा, हुआ तो हमारे विधायक पकड़ेंगे। मतलब सीधे तौर पर भट्ट जी ने धामी जी के विभाग को क्लीन चिट दे डाली। 1000 करोड़ के राजस्व का भी दावा उन्होंने कर डाला। मगर सवाल यह खड़ा होता है कि अगर राजस्व के ये आंकड़े ही सच्चाई है तो फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत के लोकसभा में उठाए गए सवाल के बाद से ही अवैध खनन को लेकर सवाल उठने बंद क्यों नहीं हुए? भाजपा के ही कई और नेता भी अलग अलग मंचों से इस मुद्दे पर चिंता जता चुके हैं। विकासनगर से गहरी राजनीतिक समझ रखने वाले भाजपा के कद्दावर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में गदरपुर से भाजपा के विधायक अरविंद पांडे भी समय समय पर अवैध खनन को लेकर सवाल उठा चुके हैं। यानी यह मुद्दा केवल विपक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर से भी आवाजें उठती रही हैं। अब इस बहस में एक नया नाम जुड़ गया है, जिसका नाम है बॉबी पवार। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार लगातार इस मुद्दे को लेकर मुखर हैं और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बॉबी पवार ने अपनी फेसबुक पेज पर एक वीडियो साझा करते हुए बेहद तीखा तंज कसा। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री आवास के गेट पर खनन प्रेमी का बोर्ड भी लगा देना चाहिए। पचफादून में धड़ल्ले से चल रहा अवैध खनन इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। वीडियो देखिए। ये देखो, बिना नंबर प्लेट और ओवर हाइट बोर्डिंग, ये है ना। ये देखो, रवानने की जगह क्या खेल मोर वाला चल रहा है। ये लग गया और ये कोई रवाना नहीं है और ये जिस रेसर पे जाएगा वहां तक भी दिखाई जाएगा। कोई नंबर प्लेट नहीं है इसमें, ओवर हाइट है, इसमें कुछ नहीं है। ये देखो, वीडियो में बॉबी ने पचफादून क्षेत्र में चल रहे कथित अवैध खनन के दृश्य दिखाए हैं और दावा किया है कि प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी कार्रवाई करने से बच रहा है। इसी बीच एक और दर्दनाक घटना ने इस पूरे विवाद को और गंभीर बना दिया। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में खनन से जुड़े डंपरों की तेज रफ्तार ने 16 साल के एक किशोर शिवांश की जान ले ली। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बॉबी पवार ने इस घटना का जिक्र करते हुए भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या प्रशासन सो रहा है? क्या नेताओं की आंखें बंद हैं? बॉबी पवार ने कहा कि गांव की सड़कें अब सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि मौत का मैदान बन चुकी हैं।
तेज रफ्तार, ओवरलोड और बिना किसी डर के दौड़ते डंपर आखिर किसके संरक्षण में चल रहे हैं? यह सवाल अब आम लोगों की जुबान पर भी है। ये हाल तब है जब विपक्ष में बॉबी पवार और खुद भाजपा के कद्दावर मुन्ना सिंह चौहान अवैध खनन के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। खनन की वास्तविक स्थिति को दिखाने के लिए बॉबी पवार खुद ढकरानी क्रशर जोन पहुंचे। वहां उन्होंने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की, किसानों और स्थानीय लोगों से बातचीत की और दावा किया कि कागजों में जो दिखाया जा रहा है, जमीन पर हालात उससे बिल्कुल जुदा है। लेकिन अवैध खनन से जुड़े मामलों में सबसे चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह वीडियो देहरादून के पास बड़ोवाला हरिपुल का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चक्राता वन प्रभाग के एक एसडीओ और उनकी टीम अवैध खनन में शामिल वाहनों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और कथित तौर पर अधिकारियों से भिड़ गए। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि अधिकारी को दौड़ाकर हमला किया जा रहा है। अगर ये वीडियो सही है तो ये सिर्फ अवैध खनन का मामला नहीं बल्कि कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि जब कार्रवाई करने गए अधिकारी ही सुरक्षित नहीं तो ये समझना मुश्किल नहीं कि खनन माफिया उत्तराखंड में कितने ताकतवर हो चले हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। शायद इसलिए भी नहीं क्योंकि केंद्र के स्तर पर उत्तराखंड की खनन नीति और राजस्व को लेकर सरकार की सराहना पहले ही की जा चुकी है। सरकार भी बार बार 1000 करोड़ के राजस्व का तर्क देते थक नहीं रही। ऐसे में अधिकारी का मौन रहना कोई हैरान करने वाली बात भी प्रतीत नहीं होती। ऐसे में मूल सवाल यह है कि इस राजस्व से राज्य को मिला क्या? हिमालय की पहाड़ियां लगातार कट रही हैं, नदियों का स्वरूप बदल रहा है, जंगलों पर दबाव बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्राकृतिक संसाधनों की लूट तेजी से बढ़ती जा रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में खनन का दायरा तेजी से बढ़ा है। अब जितना अधिक दोहन होगा उतना ही अधिक राजस्व भी आएगा, लेकिन इसी दोहन के बढ़ते दायरे के साथ अवैध खनन की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए अवैध खनन की खबरों का असर भी देखने को मिला है। देहरादून जिला खनन अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने ढकरानी और ढालीपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कुल 8 ट्रैक्टर ट्रॉलीज को अवैध खनन में लिप्त पाए जाने पर सीज कर दिया गया। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले 3 खनन पट्टों को भी तुरंत सीज कर दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि अब उन स्टोन क्रशरों पर भी नजर रखी जाएगी जो नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं। जिलाधिकारी देहरादून द्वारा गठित टीम जल्द ही इन स्टोन क्रशरों पर भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी। अब जिलाधिकारी जो कि कड़क और ईमानदार छवि रखते हैं, उन्हें कितने वक्त तक उसी ईमानदारी से काम करने दिया जाएगा, ये भी सवाल है। इतने सवालों के बीच ये सब कार्रवाई ये जरूर साबित करती है कि अवैध खनन जोरों पर है। ये सिर्फ अफवाह भरी शिकायत नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो जिला अधिकारी की टीम कम से कम धूल में लठ तो नहीं मार रही होती। सवाल यह भी खड़ा प्रतीत होता है कि सरकार की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हल्द्वानी में 28 फरवरी का दिन एक दिलचस्प और शायद असहज सवाल छोड़ गया है। शहर में एक निजी अस्पताल का भव्य उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम इतना भव्य था कि सत्ता शीर्ष पर बैठे राजनीति के कई बड़े दिग्गज एक ही मंच पर दिखाई दिए। उद्घाटन समारोह में खुद उत्तराखंड के युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। उनके साथ ज्ञान का अथाह भंडार समेटे नैनीताल से सांसद अजय भट्ट, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी मंच पर दिखे। स्थानीय विधायक राम सिंह केड़ा और भाजपा नेता सरिता आर्य समेत कई नेता इस उद्घाटन को भव्य बनाने में जुटे दिखाई दिए। कार्यक्रम में कटने को रिबन था,
भाषण था जिस पर जमकर बरसी तालियां भी थीं। स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर भविष्य की बातें भी खूब जोर शोर से थीं। लेकिन इस पूरे समारोह के बीच एक ऐसा दृश्य भी था जो शायद किसी भाषण का अंश नहीं बन पाया। दरअसल जिस निजी अस्पताल का उद्घाटन हो रहा था उससे तकरीबन 20 कदम की दूरी पर स्थित है हल्द्वानी का बड़ा सरकारी अस्पताल, जिसका नाम है सुशीला तिवारी हॉस्पिटल। यह वही अस्पताल है जहां रोज हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहां की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। डॉक्टरों की कमी, उपकरणों की कमी, भीड़, अव्यवस्था और मरीजों की लंबी लंबी कतारें। यानी एक तरफ निजी अस्पताल का उद्घाटन और दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल की बदहाली। यहीं से सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार की प्राथमिकताएं बदल रही हैं? ऐसा नहीं कि इस निजी अस्पताल से फायदा नहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन यहां हर गरीब व्यक्ति इलाज के लिए शायद ही पहुंच पाए, क्योंकि उसकी जेब उसे निजी अस्पतालों में जाने से रोकती है। इसलिए उसके लिए सरकारी अस्पताल ही बचते हैं। इसलिए सरकार की प्राथमिकताएं निजी अस्पतालों से ज्यादा सरकारी अस्पतालों की होनी चाहिए, लेकिन अफसोस इस तरफ किसी का ध्यान है नहीं। सरकारी डॉक्टर निजी अस्पताल में, यह जानकारी इस बहस को और गहरा कर देती है। इसी जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले एक डॉक्टर जो पहले सुशीला तिवारी अस्पताल में न्यूरो सर्जन के पद पर तैनात थे, उन्होंने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम उस समय विवादों में भी आया था जब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब वही डॉक्टर इस नए निजी अस्पताल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ये केवल एक डॉक्टर की नौकरी बदलने की कहानी नहीं, बल्कि यह उस व्यवस्था की कहानी भी हो सकती है जहां सरकारी अस्पतालों से विशेषज्ञ डॉक्टर धीरे धीरे निजी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या सरकारें सरकारी स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने के बजाय निजी अस्पतालों को बढ़ावा दे रही हैं? क्या सरकारी अस्पतालों को संसाधनों की कमी के चलते छोड़ दिया जाता है ताकि निजी अस्पतालों के लिए जगह बन सके? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी धीरे धीरे सस्ते या मुफ्त इलाज के अधिकार से दूर होता जा रहा है? उद्घाटन बनाम उपेक्षा। हल्द्वानी का यह दृश्य एक प्रतीक जैसा बन गया है। एक तरफ निजी अस्पताल के उद्घाटन में सत्ता का पूरा तंत्र मौजूद दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ वही सरकारी अस्पताल जो राज्य के लाखों लोगों के इलाज का आधार है, अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करता दिखाई देता है। यह विरोधाभास सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक गंभीर तमाचानुमा दाग छोड़ता है। अब इस पर अगर आपको भी लगता है कि हमारा उठाया गया सवाल वाजिब है, तो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसी का एक और उदाहरण है जिसमें प्रदेश की खराब हालात को कई बार आंकड़ों के खेल में इस तरह उलझा दिया जाता है कि असली समस्याओं से जनता का ध्यान हट जाता है। आइए इसे थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। दरअसल सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर राज्य के प्रमुख सचिव ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया। इस सर्वेक्षण में पिछले 4 वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए। अगर इन आंकड़ों को सिर्फ सतही तौर पर देखा जाए तो तस्वीर काफी सकारात्मक दिखाई देती है, लेकिन जब इन्हें थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश की जाए तो फिर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। नियोजन विभाग के अनुसार वर्ष 2022 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,94,000 रुपए थी, जो बढ़कर करीब 2,73,000 रुपए हो गई है। सरकार के इस दावे का सीधा अर्थ यह निकाला जा रहा है कि राज्य का हर व्यक्ति औसतन लगभग 3 लाख रुपए सालाना कमा रहा है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वास्तव में इस प्रदेश का हर व्यक्ति इतनी आय अर्जित कर रहा है? क्या प्रदेश का हर व्यक्ति लखपति है? दरअसल प्रति व्यक्ति आय की गणना का तरीका ही ऐसा है कि वह कई बार वास्तविक स्थिति को पूरी तरह नहीं दर्शाता। प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, क्षेत्र की औसत आय को दर्शाती है। इसका अर्थ होता है कि किसी राज्य की कुल आय को वहां की कुल आबादी से विभाजित कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी राज्य की कुल आय 5 लाख करोड़ रुपए है और उस राज्य की जनसंख्या 5 करोड़ है, तो गणना के अनुसार उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी। लेकिन सवाल ये कि क्या उन 5 करोड़ लोगों में हर व्यक्ति वास्तव में 1 लाख रुपए सालाना कमा रहा होगा? जाहिर है ऐसा संभव नहीं। कुछ लोग बहुत अधिक धन अर्जित करते हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग बहुत कम आय पर जीवन गुजारते हैं। ऐसे में औसत का यह आंकड़ा
कई बार गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक तरह से हकीकत से दूर और मजाक जैसा भी प्रतीत हो सकता है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय का उपयोग आमतौर पर इसलिए किया जाता है ताकि किसी राज्य की आर्थिक स्थिति का एक सामान्य अंदाजा लगाया जा सके, लेकिन जब आंकड़ों को देखने और प्रस्तुत करने का तरीका ही वास्तविकता को पूरी तरह दिखाता नहीं तो ऐसे आंकड़ों से मिलने वाली तस्वीर अधूरी ही रह जाती है। इसी तरह सरकार ने यह भी दावा किया है कि राज्य में गरीबी इंडेक्स में भी गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में जहां गरीबी लगभग 9.7% थी, वह अब घटकर 6.92% रह गई है। पहली नजर में यह उपलब्धि बड़ी दिखाई देती है और इसे विकास के संकेत के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन जब इस आंकड़े को वास्तविक संदर्भ में समझने की कोशिश की जाए तो तस्वीर अलग नजर आती है। दरअसल 6.92% गरीबी दर का अर्थ यह है कि राज्य की कुल आबादी में से लगभग 6.92% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। गरीबी रेखा उस आय स्तर को कहा जाता है जिसके नीचे रहने वाले व्यक्ति के लिए भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर उत्तराखंड की वर्तमान अनुमानित आबादी 1.2 से 1.25 करोड़ के बीच मानी जाए और गरीबी दर 6.92% हो तो उसका मतलब है कि इस राज्य में लगभग 8,30,000 के आसपास लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या इस आंकड़े पर खुश हुआ जाए या फिर इससे चिंता बढ़नी चाहिए। अगर सरकार के बताए गए आंकड़े सही भी मान लिए जाएं तो भी ये एक छोटे से राज्य के लिए चिंताजनक स्थिति कही जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर और अपार संभावनाओं वाले इस प्रदेश को बने हुए लगभग 25 साल हो चुके हैं। इसके बावजूद अगर आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो अपनी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं, तो यह किसी भी सरकार के लिए आत्ममंथन का विषय होना चाहिए। इसलिए इन आंकड़ों को केवल उपलब्धि के रूप में देखने के बजाय उनके पीछे छिपी वास्तविकता को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार आंकड़े खुश होने की बजाय नहीं बनते, बल्कि वे हमें यह याद दिलाते हैं कि विकास के दावों के बीच भी समाज का एक बड़ा हिस्सा अब भी संघर्ष कर रहा है। गरीबी से जूझते इसी संघर्ष के बीच एक बड़े ही अजीब से संयोग का जिक्र भी करते चले। मार्च का महीना है जहां से तपिश की शुरुआत संकेत देती है कि मौसम बदल रहा है, लेकिन इसी महीने ये तपिश प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले मुख्यमंत्री को भी कहीं ना कहीं परेशान करती ही होगी। दरअसल ये संयोग मुख्यमंत्री की कुर्सी से ही जुड़ा है। उत्तराखंड की राजनीति में मार्च का महीना सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं होता, बल्कि सत्ता की धड़कनों को तेज कर देने वाला महीना बन जाता है। जैसे ही मार्च की शुरुआत होती है, सियासी गलियारों में जोड़ घटाना शुरू हो जाता है। किसकी बारी आने वाली है और किसका मार्च फाइनल साबित होगा। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत के एक लेख के मुताबिक 23 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च 2026 को सरकार के 4 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बड़े नेताओं को बुलाने की तैयारी है और सरकार अपनी उपलब्धियों का उत्सव बनाने की तैयारी में जुटी है। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में मार्च का महीना हमेशा से स्पेशल रहा है, कभी कुर्सी दिलाने के लिए तो कभी उसी कुर्सी से विदाई कराने के लिए। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पहले मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा चल नहीं पाया। ऐसा लगा मानो मार्च की शपथ उन्हें सूट ही नहीं हुई। उनसे पहले मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 18 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 4 साल पूरे होने से ठीक पहले मार्च 2021 में उनकी विदाई हो गई। हालत ये थी कि 4 साल पूरे होने के कार्यक्रम के पोस्टर, पर्चे और बैनर तक छप चुके थे, लेकिन मार्च ने सियासी पटकथा ही बदल दी। त्रिवेंद्र सिंह रावत से पहले मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत के लिए तो मार्च का महीना और भी ज्यादा यादगार या कहें कड़वा रहा। मार्च 2016 में विजय बहुगुणा और उनके साथी विधायकों द्वारा उनकी सरकार को गिराने वाला उत्तराखंड का सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से वह चुनाव तक वापसी कर पाए और 17 मार्च 2017 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। हरीश रावत से पहले मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा ने 13 मार्च 2012 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन उनकी कुर्सी भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और करीब 2 साल में ही चली गई। अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो भुवन चंद्र खंडूरी ने 7 मार्च 2007 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
उन्हें 2.5 साल में ही हटा दिया गया। बाद में खंडूरी है जरूरी के नारे के साथ उन्हें फिर से लाया गया, लेकिन ना वो अपनी कुर्सी बचा पाए और ना ही सरकार। कुल मिलाकर उत्तराखंड की राजनीति में मार्च का महीना किसी सियासी इत्तेफाक से कम नहीं लगता। ये महीना कभी किसी को सत्ता की हॉट सीट तक पहुंचा देता है तो कभी उसी कुर्सी से बाहर का रास्ता दिखाई देता है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की राजनीति में मार्च का महीना किसी सियासी इत्तेफाक से कम नहीं लगता। ये महीना कभी किसी को सत्ता की हॉट सीट तक पहुंचा देता है तो कभी उसी कुर्सी से बाहर का रास्ता दिखा देता है। शायद यही वजह है कि मार्च आते ही कई नेताओं की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कौन सा मार्च किसके लिए फाइनल मार्च साबित हो जाए कहा नहीं जा सकता। वैसे मार्च का इंतजार सभी नेताओं को ही नहीं होता। उत्तराखंड में अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार भी पूरे साल जिस मार्च फाइनल का इंतजार करते हैं वह बजट को ठिकाने लगाने का महीना होता है। फर्क बस इतना है कि जहां सिस्टम बजट का मार्च फाइनल करता है वहीं राजनीति में कभी कभी कुर्सियों का भी मार्च फाइनल हो जाता है। इसलिए उत्तराखंड की राजनीति में मार्च आते ही कई सवाल हवा में तैरने लगते हैं कि इस बार ये मार्च किसका होने वाला है और किसकी फाइनल क्लोजिंग करने वाला है। खैर, इसी क्लोजिंग के साथ इस वीडियो का भी अंत करते हुए एक बात साफ करते चलें। खनन से राजस्व बढ़ रहा है तो अवैध खनन से प्रदेश आर्थिक गर्त में भी जा रहा है। पर्यावरण और हादसों की चिंता बढ़ने लगी है। निजी अस्पताल आबाद हैं जिसके लिए बड़े बड़े राजनीतिक मंच सजे हैं। विपरीत इसके सरकारी अस्पताल संघर्ष करने को मजबूर हैं, जहां किताबी सुविधाओं का अंबार है पर जमीनी हकीकत मुंह चिढ़ाती है। सरकारी आंकड़ों में अमीरी की ओर बढ़ रहे उत्तराखंड का हर व्यक्ति लखपति है, लेकिन हकीकत इसके पीछे लाखों गरीबों के चेहरे दिखाती है जो हर रोज रोटी की तलाश में तपिश झेलते हैं। और इसी तपिश के बीच आता है मार्च का वो महीना जो किसी को कुर्सी देकर चला जाता है और किसी के नीचे से कुर्सी खींचकर। खैर, प्रदेश के युवा, ऊर्जावान, धैर्यवान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 4 वर्ष पूर्व होने से पहले ही बधाई। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।